नमस्कार फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट्स, मैं सुभाष मिश्रा आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, और अब आज हमारी एक विशेष कक्षा है जो कि प्रारंभ होने वाली है और उस विशेष कक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम और क्या पढ़ेंगे कि काल विभाजन एवं वर्गीकरण किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जो आपका जूनियर एडिट का सिलेबस है उसमें भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास करके आपको पहला टॉपिक दिया गया है। तो हम लोग क्लास को, कक्षा को आगे करें इसके पहले कुछ बेसिक्स हम समझेंगे और कुछ मूल विषयों पर हम लोग ध्यान देंगे जिनको कि हमको अपनी अध्ययन के दौरान इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए, सारे लोग कंसंट्रेटेड अपने सारे फ़ोन साइलेंट में लगा के एकदम बैठ जाइए। जी, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, कौन कौन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो और ज़्यादा कर दीजिएगा, फटाफट लाइव हो जाइए सब लोग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कवर करने वाले हैं, वो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और वर्गीकरण। एक बार दबा के सब लोग फेस्टिवल सीज़न के पहले हम लोग फेस्टिवल वाली पढ़ाई कर दें, तो ध्यान से कंसंट्रेटेड तरीके से हम लोग चालू करेंगे क्लास को। और उसके पहले नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को एक बार फिर से। चलिए, तो ऑडियो वीडियो एकदम ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मुझे। चलिए, कोई समस्या नहीं, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ विशेष मुद्दों पर हमें ध्यान देना है, और वो क्या है? वो हमारा क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य का एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है कि काल विभाजन ईस्वी सन में, क्योंकि आचार्य शुक्ल का सर्वमान्य है वो तो संवत में है, तो जो सर्वसम्मति से एक माना गया है काल विभाजन, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे कि दरअसल साहित्य में काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों यह आवश्यक है। ठीक है, तो उसके सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आधुनिक काल, भक्ति काल, मतलब सबसे पहले आदिकाल। आधुनिक काल आप जान ही रहे हैं, आदि सबसे शुरुआत, प्रारंभिक, और इसके बाद आधुनिक मतलब सबसे नया। तो मित्रों, एक चीज हम बहुत ध्यान से समझेंगे, और समझ विकसित करना साहित्य में बेहद आवश्यक है। अगर आपने समझ विकसित नहीं की है तो आपको साहित्य को समझने में और उसके प्रश्नों को बेहतर तरीके से करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग तथ्यात्मक समझ रखेंगे, हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उसी के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपने देखा कि हिंदी साहित्य का पहला काल क्या होगा? आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। सर्वसम्मति से अगर हम मानेंगे तो ये कब से चलता है? 1000 से 1350। और ये सारी याद रखिएगा, ये सभी क्या हैं? ईस्वी। 1000 से 1350 ईस्वी, 1350 से 1650 ईस्वी तक क्या हुआ? भक्ति काल। और उसके बाद रीतिकाल कब आता है? 1650 से 1850। और उसके बाद क्या आता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 से अब तक का समय जो है वो क्या कहलाता है? आधुनिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन
ये तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो आप इसको बताएंगे, ठीक, कि यह सर्वसम्मति से माना गया क्या है, काल विभाजन है, ठीक है। 1000 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक, मतलब आप केवल एक चीज को पकड़ेंगे, 1000 से 1350, 1650 यहीं आ जाएगा, 1850 और 1850 से अब तक, मतलब इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे और किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज को और समझना चाहेंगे, वो क्या है कि आखिर जब हम किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं, किसी भी भाषा का साहित्य हो, ठीक, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, या किसी भी भाषा का साहित्य हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग काल विभाजन जरूर करते हैं। तो यहां पर क्या है, ये हम लोग क्या समझेंगे, हिंदी साहित्य का हम लोग क्या करेंगे, काल विभाजन, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि काल विभाजन में हमें जरूरत क्यों होती है, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप विद्यार्थी हैं और आपके प्रश्न दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता है क्यों, तो आप समझ लीजिए कि आप समझ नहीं रहे हैं। तो आप क्या समझ लीजिए कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप केवल चीजों को रट रहे हैं और आप एक गंभीर विद्यार्थी बनने की दिशा में अग्रसर होंगे अगर आप अपनी समझ विकसित करते जाएंगे और क्यों का प्रश्न सदैव करते जाएंगे। एक दूसरा छोटी सी बात है जो आप याद रखिएगा कि आपकी सबसे बड़ी चीज क्या है, आपकी जो एकाग्रता होगी, ठीक है, वो आपकी डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आपकी सफलता के। और जब आप बेहतर समझ के साथ पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, आत्मविश्वास, क्या आएगा, आत्मविश्वास, और इसी के साथ आप प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चूंकि मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, यह हमारा बीज वापन का समय है कि मेरे साथ जो साथी, मेरे साथ जो अभ्यर्थी, जो एस्पिरेंट जुड़े हैं, उनकी आगे की हिंदी साहित्य की समझ कैसी होगी। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और फिर आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, नाटक, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, ये सब का अध्ययन मैं आपको आगे चल के बताता जाऊंगा कि हम इसको करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है काल में विभाजित करने के लिए, तो बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर विचार किया और हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांट दिया, ठीक है। और उसमें से पहला काल क्या आ गया, आपका आदि काल। और चाहे मैं आपको पढ़ा कुछ भी दूं, लेकिन कुछ पुस्तकों के नाम मैं आपको बताता हूं, उनको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, और दूसरा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये 2 पुस्तकें आपके पास सदैव होनी चाहिए आपकी समझ को विकसित करने के लिए, क्योंकि आपको रीडिंग मतलब पाठन करना बेहद आवश्यक है एक समझ को विकसित करने के लिए, ठीक है। तो पहला काल आदिकाल। अब जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी चीज, चाहे हम हिस्ट्री लें, उसमें भी काल का वर्गीकरण करते हैं, तो जब हम साहित्य का वर्गीकरण करेंगे, जैसा कि हम सब में करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी।
वरना हम कहीं भी कुछ भी पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो एक चीज समझेंगे कि हम लोगों ने चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हम किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं, काल विभाजन करते हैं। ठीक, तो साहित्य में भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीजें थीं और उन पर वर्गीकरण करने का काम प्रारंभ हुआ। तो जो सर्वमान्य व्याख्या है उसमें सबसे बेहतर क्या होगा? एक तो लिखने का तरीका क्या होगा? अच्छा, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है हर विषय के प्रति और जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें एक अंतर है। और चूंकि हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, मतलब पाश्चात्य की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग फैक्ट्स और विचार दो चीजों में अंतर समझेंगे। तथ्य क्या है, सच क्या है, और विचार क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपिनियन। वो एक अलग मसला हो गया। फैक्ट कम्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा? हम मुद्दे की बात करेंगे, असल बात है क्या। तो इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक चीज समझी कि व्यवस्थित करने के लिए चीजों को काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी। तो जो बहुत शुरुआती लोग थे, जिनमें कि पहला क्या नाम आएगा? गारसा द तासी या शिव सिंह सेंगर। लेकिन इन्होंने जो क्या किया? वर्गीकरण किया, लेखकों की जो सूची बनाई, तो उसमें पहला क्या क्रम रखा इन्होंने? वर्णानुक्रम से लिखा, मतलब इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा, जो जिसका हम नाम क्या पढ़ते हैं, जो सबको पता होना ही चाहिए। आगे आप लिखने का प्रयास बिल्कुल ना करें, आपको पीडीएफ के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है बच्चों, बस आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके जो प्रश्न है आप लगातार मुझसे पूछते रह सकते हैं। तो चलिए, जो भी प्रश्न है आप पूछिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो व्यवस्थित तौर पर क्या समझे हम लोगों ने कि काल विभाजन एक तो वर्णानुक्रम के अनुसार हो गया और एक कालानुक्रम से हो गया। ठीक, एक क्या हो गया? वर्ण के अनुसार और अगला क्या हो गया? कालानुसार। काल के अनुसार यही दो चीजें होंगी मूलतः। और सबसे व्यवस्थित इन दोनों को ध्यान में रखने से ज्यादा, अगर ऐसे मानिए केवल ए बी सी डी या क ख ग घ के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं आधार अपना जो मानूंगा वो मानूंगा किसको? आचार्य शुक्ल को। आधुनिक काल की जब हम बात करेंगे तो हम लोग नगेंद्र को देखेंगे और इसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी को देखेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लोग बच्चन सिंह को भी, मैं आपको 3-4 बुक्स दूंगा, अभी पहले दिन बताने की आवश्यकता नहीं है, उनसे आपको कोट भी करूंगा। तो इन दोनों के अलावा साहित्य मूलतः क्या है? उस समय किसी भी समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, विभिन्न आंदोलन चल रहे हैं, वो सब क्या है? जैसे कि आपने डेफिनेशन बहुत बार सुनी होगी, ये परिभाषा कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य हम आप जो सोचते हैं उस समय की पूरी स्थिति है। अगर आज की डेट में 2021 के भारत को कोई समझना चाहेगा तो देश काल और वातावरण को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब अपना स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष को याद करते हैं तो हमको मूल रूप से जानकारी कहाँ से मिलती है? पत्रिकाओं से, अखबारों से, या लिखी हुई चीज़ों से। और भाषा के लिए ही क्या बनता है? भाषा जिसमें लिखी जाए और उसका एक विस्तृत व्यापक क्षेत्र में प्रसार हो तो उसी को हम क्या मान लेते हैं? साहित्य। ठीक, तो अब सबसे मूल क्या है कि सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि हम साहित्य का वर्गीकरण जब करते हैं किसके अनुसार? मूल प्रवृत्ति, मतलब किसी काल विशेष की
मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, उनके आधार पर जब हम एक वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साहित्य का सर्वमान्य वर्गीकरण। और इसी में आता है सबसे पहला हमारा आदिकाल। ठीक, अभी मैं आगे की क्लासेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग काल कैसे होते हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, ये सब हम ध्यान देंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो क्या है कि हम हर काल की मूल प्रवृत्तियों को समझते रहें, जिससे कि हम हिंदी साहित्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, तो मतलब मूल प्रवृत्तियां आदिकाल में क्या रहीं, फिर मूल प्रवृत्तियां आदिकाल के बाद क्या रहीं, भक्ति काल, जिसको कि हम हिंदी साहित्य का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा रीतिकाल, और इसके बाद क्या आता है हमारा आधुनिक काल। उसके बाद क्या आता है हमारा आधुनिक काल। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे कि बेहतर तरीके से कि इनकी मुख्य प्रवृत्तियां कैसे रही होंगी। तो जैसे आदि नाम आता है तो मतलब सबसे पुराना, और सर्वमान्य नाम भी यही है। वीर गाथा काल नाम दिया है, बीज वापन काल नाम दिया है, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलेंगे कि जो सबसे शुरू में हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, आदि काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया हमारा आदि काल। तो चलिए सोचिए कि आदिकाल नाम क्यों दिया गया होगा। 10 सेकंड का समय है, आप सोचेंगे, क्योंकि सोचना बहुत आवश्यक है। तब तक मैं देखता हूं कि आप लोगों में से क्या कमेंट किए हैं, क्योंकि मेरी क्लास द्विपक्षीय क्लास चलेगी। हम केवल और केवल क्या करने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल और केवल कक्षा को बोर्ड में लिख के करने के लिए नहीं आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो मूल बात क्या रही, आदिकाल जैसा कि नाम से ही संबंध हमको मिल जाता है कि जो शुरुआत प्रारंभिक रहा उसको हम बोलेंगे आदिकाल। और दूसरी एक चीज याद रखिएगा कि हम श्रुति पूर्वक तो जो है वो है ही, मूल रूप से जो हमारे समक्ष उपस्थित साहित्य है हम उस पर विशेष बल देंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फ्रेंड्स एकदम चिल हो जाइए, कूल हो जाइए। और आपने एक लाइन सुनी होगी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो। तो हम लोगों को अपने साहित्य की समझ को इस रूप में बढ़ाना है कि एक एक चीज आराम आराम से हमको बेहतर तरीके से समझ में आती जाए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को फॉर्मली आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, फ्रेंच विद्वान गारसा तासी ने किया। किसने किया, फ्रेंच विद्वान गारसा तासी ने किया। आप सभी को मालूम है गारसा तासी ने किया, ठीक है। और याद रखिएगा ये किस भाषा में किया गया, तो ये भाषा इनकी कौन सी थी, फ्रेंच भाषा थी। क्या थी, फ्रेंच भाषा थी। ठीक, मतलब गारसा तासी ने जो लिखा वो क्या था, गारसा तासी ने जो हमारा साहित्य का लिखा उसकी भाषा कौन सी थी, उसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। ठीक, और इसका जो उन्होंने प्रकाशन करवाया, वो 2 भागों में इसका प्रकाशन मूलतः उन्होंने करवाया। ठीक, तो डेट लाइन सहित हम लोग देखेंगे अभी, है ना। ये देखिए, ठीक है।
फ्रेंच भाषा में की, और इसका नाम क्या था? इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी। इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, इसको आप याद रखेंगे। हिंदुस्तानी को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तानी कहा। और इसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि इस पुस्तक को 2 भागों में विभक्त किया गया था, और हमने समझा है, जाना है कि इसका जो वर्गीकरण था वो कब किया गया था? 2 भागों में फ्रेंच भाषा में किया और 2 में प्रकाशन करवाया। आप लोग शॉर्ट नोट चाहें तो बना भी सकते हैं। ठीक, क्लियर है सभी को? आराम आराम से समझेंगे। और डेट लाइन चाहे तो एक बार थोड़ा समझ सकते हैं, 1839 और 1847। तो अगर पहला पूछा जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1839। और इस्तवार द लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन फिर कब हुआ? 1871 में। इस फैक्ट को आप चाहे तो याद रखें, चाहे तो ना याद रखें, लेकिन इस फैक्ट को आप जरूर याद रखें। तो पहला, अगर क्रम पूछेगा कभी, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल क्रम बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रकाशन काल के अनुसार जमाइए। आचार्य शुक्ल का दे देगा, गारसा दत्तासी का दे देगा, शिव सिंह सेंगर का दे देगा। तो इसलिए आप इस प्रश्न को भी ध्यान से करें, क्योंकि देखिए इजी क्वेश्चन तो सबसे बन जाने हैं। आपका सिलेक्शन किस में होना है? जो टफ क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो इजी और मॉडरेट सब करेंगे, जब कुछ एक आप क्या कर लेंगे? डिफिकल्ट, तो ही आपका सिलेक्शन चयन होगा। तो क्या समझेंगे? 1839 और 1847। अब एक चीज आपने, जब शुक्ल जी का आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक चीज तो आपने ये समझी कि जो तासी का वर्गीकरण था वो वर्ण क्रमानुसार हुआ, और वो अंग्रेजी भाषा के वर्णों के अनुसार उन्होंने क्या किया? अपना वर्गीकरण किया। और एक बात और समझने वाली क्या है? एक बात और समझने वाली क्या है कि आप लोग थोड़ा समझ के साथ समझिएगा, कि समझ विकसित करिएगा कि जो गारसा द तासी थे, उन्होंने 39 और 47 में पुस्तक तो लिख दी, प्रथम और द्वितीय भाग। इतिहास किसका लिख रहे हैं? वो हिंदी भाषा का। ठीक, और उन्होंने जो कवि लिए वो कौन कौन से ले लिए? याद रखिएगा, उन्होंने हिंदी के भी कवि लिए और उर्दू के भी कवि लिए। और एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा तासी जो थे, ये खैर बाद में बताऊंगा, वो उर्दू की तरफ ज्यादा, क्योंकि उस समय की भाषा और तमाम थी, लेकिन ये डाइवर्ट हो जाएगा इशू, तो हम लोग अभी यहीं पे रहते हैं 1839 से 47। और वो क्या? हिंदी और उर्दू दोनों के कवियों को उन्होंने ले लिया था। ठीक है, और याद रखिएगा मैंने वर्ण क्रमानुसार बताया, तो उन्होंने अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार लिया। गारसा द तासी में टोटल 738 कवि हैं, जिनमें से 72 हिंदी के तथा शेष उर्दू के। यही चीज मैं आपको कह रहा था कि केवल 72 लोग किसके थे? हिंदी के थे। शेष सभी किसके थे? 72 के अलावा 738 में बचे हुए लोग किसके थे? किस भाषा के थे? उर्दू भाषा के थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, और इसके बाद हमारी एक कॉमन श्रृंखला भी है प्रश्नों की जो हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी ग्रंथ का हिंदू अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से सन 1952 में किया। यह फैक्ट आप चाहें तो याद रखें, चाहें तो बस एक बार पढ़ लें, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में जब आपको आएगा तो इन्होंने क्या किया? इसका अनुवाद कर दिया। ठीक, यहां पे एक एडिशनल फैक्ट है। ठीक है, अब तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के अर्थ में प्रयोग किया गया। ठीक है,
अब याद रखिएगा, ताशी का स्टोरी खत्म। यहां पे हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक है, कि लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? महेश दत्त शुक्ल का। पहला कौन सा है? याद रखिएगा, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में। तो किसको याद रखेंगे? बस एक पॉइंट में याद रखिएगा, महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको बहुत आराम से कि इसका अनुवाद किया है, ठीक, और उसका अनुवाद के लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के बाद हिंदी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। भाषा काव्य संग्रह, जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस पर काव्य शब्द इन्होंने जोड़ दिया है ना, जबकि साहित्य में गद्य और पद्य दोनों होंगे। तो हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। अच्छा, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। डेट लाइन क्या है? चूंकि बहुत अर्ली है तो 1873 में। दो चीजें क्लियर कर ली हमने। एक क्या क्लियर कर ली? एक बात हमने क्लियर क्या की कि पहला लिखा गारसादा ताशी ने 39 और 47 में, उसका अनुवाद हुआ, और उसके बाद हिंदी भाषा में किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने। ठीक, और अब अगला क्या आता है? महत्वपूर्ण, जो क्रम में ही पूछा था, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। और इसका प्रकाशन उन्होंने कब करवाया? बताइए जरा सा, इसका प्रकाशन उन्होंने कब करवाया? बताइए बच्चों। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल क्या है? तो ये याद रखिएगा, यहां पर 1833 नहीं, ये क्या है? 1883 है। आपने पढ़ा भी होगा, ये क्या है? 1883 में हुआ। ठीक, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या था? लगभग 838 कवि, भाषा कवियों का जीवन चरित्र था, उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। ठीक, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सिर्फ इतना कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 में। ठीक, तो हमने क्या समझा? 39 के बाद, 1839 के बाद 73, और या कि शिव सिंह सरोज में अगर आप आएंगे तो 39 के बाद अगला कब लिखा इन्होंने? 1883 में। कोई समस्या बच्चों? ठीक है, ये चीज आप इतनी अच्छे से बेहतर तरीके से ध्यान देके करेंगे। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लेखन होता है जिसका सन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष के रूप में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखते हैं। और ये कौन लिखते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसको कौन लिखते हैं? 1888 में इसका प्रकाशन होता है, और इसको हम सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का क्या मानते हैं? पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न हो तो आप पूछते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चीज को यह समझते हैं कि अगर साहित्य के पूरे इतिहास की बात होगी, अगर साहित्य के पूरे इतिहास की बात होगी तो हम ये भी ध्यान देंगे कि किस तरीके से और कैसे हम चीजों को उस रूप में आगे बढ़ेंगे। ठीक, और किस चीज को हम कैसे समझेंगे। ठीक है मित्रों,
तो चलिए अगला हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगी, बाकी इसमें विशेष आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद क्या आता है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, और ये चीज किसने की, किशोरी लाल गोस्वामी ने की। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे और हम लोग इसको ढंग से समझते जाएंगे। काल में इसके बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या है, क्रमानुसार वर्गीकरण किया, तो उनकी प्रवृत्तियों को भी क्या किया, स्पष्ट किया। इसीलिए इसको क्या कहा गया, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया, कि उन्होंने काल के साथ साथ उन्होंने प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया। इसीलिए मैंने आपको बताया था, मूल प्रवृत्तियां मैंने आपको शुरू में ही ये चीज बताई थी कि साहित्य के इतिहास लेखन में मूल प्रवृत्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वही हमें समझना है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय का काल विशेष का सूचक था। अब ये दे रहे हैं ना व्यवस्थित तरीके से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य, अच्छा जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसी की भी बड़ी तारीफ की है, आगे तुलसीदास जी की, जो हम आगे चल के आने वाली कक्षाओं में इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को इससे पृथक कर दिया। ठीक, तो जॉर्ज ग्रियर्सन को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानेंगे कि इन्होंने प्राकृत, उर्दू, फारसी बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, मतलब कि हटा दिया। कहना चाहिए एक तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इन्होंने एक अपने हिंदी साहित्य को एक विलक्षण कृति दी। क्योंकि देखिए प्रारंभिक तौर पर जो लिखता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसके बाद तो आप जानते हैं कि कुछ भी करना पहली बार ही मुश्किल होता है और उसके बाद आप अभ्यस्त हो जाते हैं। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया, और 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा गया। अब याद रखिएगा कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन से सीधे ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को क्या कहा, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। गार्था दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, अन्य, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, क्लियर। और दूसरा प्रश्न यहीं से बनेगा कि काल विभाजन किसने किया, तो मित्रों आप क्या बताएंगे, व्यवस्थित सच्चे अर्थों में जिसने मूल प्रवृत्ति को भी उठाया और काल को भी उठाया, तो वो क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आते हैं अगले, कौन आते हैं, मिश्र बंधु विनोद नाम से किसने लिखा, मिश्र बंधुओं ने। ठीक, तो मित्रों याद करते जाइएगा, हमने 4 चीजें अभी पढ़ी हैं मात्र मोटे मोटे तौर पर जो याद रखनी है आपको। क्या, पहला गार्था दत्तासी हुआ, उसके बाद कौन आए, शिव सिंह सरोज आए मोटे तौर पर, फिर उसके बाद क्या आ गए, जॉर्ज ग्रियर्सन, और अब आ गए हमारे क्या जो परीक्षाओं में पूछा जाता है क्रम में मिश्र बंधु। तो गणेश, श्याम और शुक याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, गणेश, श्याम और शुक। ठीक, तो गणेश से गणेश भगवान, श्याम से कृष्ण और
शुकदेव आप याद रखेंगे। तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल थे, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? तो गणेश, श्याम और शुक, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह क्या हो गया, मिश्र बंधु। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए, और मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में व्यक्त किया, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, मतलब मूलतः इसका प्रकाशन कब हुआ, 1913 में, और लास्ट भाग 1934। लेकिन परीक्षाओं में जो आपसे क्रम पूछा जाएगा तो अगला क्या आएगा, 1913। और इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा कवियों को लिया है। शुक्ल जी ने इनकी आलोचना भी की है। आगे बताऊंगा, लगभग 5,4591 कवि के जीवन वृत्त वर्णित है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ साहित्य में इनके महत्व को भी स्थापित किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे आप लिस्टिंग बनानी चालू करें और आप बहुत सारे लोगों के बारे में बताते जाएं, तो वो जीवन वृत्त, शुक्ल जी ने कहा भी है, आचार्य शुक्ल ने, कि इनका ग्रंथ जीवन वृत्त अधिक लगता है, साहित्य का इतिहास कम। और किसी भी काल को उत्तर मध्य में बांट देना, क्योंकि हम लोग आलोचना के लिए जो पढ़ेंगे तो शुक्ल जी को हम विशेष तौर पर बार बार कोट करना पड़ेगा कि शुक्ल जी ने क्या माना। क्योंकि आयोग परीक्षा में शुक्ल जी एक बहुत तटस्थ, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाली किताब हम सभी को कई मल्टीपल बार पढ़ना है, और मैं यहां आपको उदाहरण के तौर पर उसमें पढ़ाऊंगा भी। मिश्र बंधु विनोद ने कई कवियों के सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई। ठीक, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उन्होंने क्या बनाई थी, 4 श्रेणियां बनाई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग समग्रता में एक बार देख रहे हैं क्या होता है, फिर वर्गीकरण हम लोग अंदर जाके अभी और देखेंगे। और फिर आता है आज तक का जो आपके पास होना चाहिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है, और जिसकी स्थापना कब हुई, 1929 में। ठीक है, ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि जो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया, 1929 में, और प्रकाशन कहां से हुआ, नागरी प्रचारिणी सभा। कहां, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा क्या किया गया, इसका प्रकाशन करवाया गया। ठीक है, और आज तक की सारी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा शुक्ल जी ने जिसके बारे में जो लिख दिया है, वही लाइन हूबहू परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्योंकि हिंदी साहित्य में शुरुआती दौर में शुक्ल जी जैसा विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति और कोई नहीं था। अगर मैं ऐसा कहूं तो यह अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर वो चंद उन इतिहासकारों में से थे जिनकी सोच, चाहे आप उनका पाश्चात्य काव्य, उनको इंग्लिश भाषा की समझ, चाहे हिंदी की, बहुत ही तटस्थता के साथ उन्होंने इतिहास को लिखा है, बिना किसी लगभग राग द्वेष के, और बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इसको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि शुक्ल जी ने आगे लिखा क्या है। आचार्य शुक्ल ने, जो मैंने आपको कहा, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को मैंने आपको पहले ही बोला था, कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है, मतलब उसको कवि वृत्त संग्रह माना है। ठीक है, इसके बाद नोट्स आप समझिए, ये सब पीडीएफ 100 किताबें हैं मार्केट में, आचार्य शुक्ल हैं, चीजें हैं जिससे आपको मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ समझ विकसित करें।
आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये लाइन आपको हर परीक्षा में मिलेगी और आपको याद रखना है, ठीक, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रतिनिधित्व करता है, और परिवर्तन के साथ साथ क्या करता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, आदि से अंत तक। यही सेम लाइन आपको स्थापना और तर्क में मिलने वाली है, तो इसको याद रख लीजिएगा। यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। हूबहू यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। बनी बात है, सब तो ले लिया। राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। मतलब कि यह पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, वैज्ञानिक था और क्या था, विकासवादी था। कैसा, विकासवादी, जिसको कि हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रोग्रेसिव। 1929। और इन्होंने सही अर्थों में तटस्थता के साथ विश्लेषण किया और हमको एक विलक्षण कृति दी, जिसको हम आज तक रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं। और मुझे लगता है अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी नहीं भी हैं, अगर आप हिंदी साहित्य में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो आप आचार्य शुक्ल के इतिहास को एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास करें। आचार्य शुक्ल ने एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों, वही प्रवृत्तियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या का प्रयास किया। और इनके काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के लगभग कितने वर्षों को, 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट खंडों में विभाजित किया गया। ठीक है। और शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं आधार पर प्रतिष्ठित किया। मतलब जो शुक्ल जी थे उन्होंने ही भक्ति काल का एक व्यवस्थित वर्गीकरण किया 4 कालों में। ठीक है। और वो काल क्या थे, भक्ति काल, निर्गुण और सगुण। ठीक, निर्गुण और सगुण। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण मतलब क्या हुआ और सगुण मतलब क्या हुआ। सगुण के अंदर वो लोग थे जो ईश्वर की मूर्ति पूजा करते थे, मोटे तौर पर अगर आप समझें, वो क्या हो गया, सगुण। और निर्गुण जो निराकार परब्रह्म की उपासना करते थे, निर्गुण। और उसमें भी फिर उन्होंने 2 शाखाएं की, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, जिसमें कबीर आएंगे इसमें। ठीक है, ज्ञानाश्रयी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी अगर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो अभी मैं जो करवाना चाहता हूं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए शुक्ल जी ने भक्ति काल पर क्या कहा, ये हम भक्ति काल में पढ़ेंगे। आदिकाल के लिए क्या कहा, ये हम आदिकाल में पढ़ेंगे। रीत काल के लिए क्या कहा, ये हम रीत काल में पढ़ेंगे। आधुनिक काल के लिए क्या कहा, ये हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे। तो अभी केवल हमको समझ विकसित करना है कि इतिहास की एट अ ग्लांस हम क्या समझ रखते हैं। और इसके बाद सगुण में 2 तरीके की भक्ति हुई, एक राम की और एक कृष्ण की। कृष्ण में क्या आता है हमारा, जो KSPK मैंने आपको याद करवाया, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सब क्या आते हैं हमारे कृष्ण भक्ति शाखा में। और उसके बाद क्या आता है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार
कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। और याद रखिए, उन्होंने मेन क्या माना कि आपके अलावा, भाई आज हम जयशंकर प्रसाद को याद करते हैं तो पहली रचना कौन सी आती है? कामायनी आती है। प्रेमचंद को याद करते हैं तो गोदान आता है कि नहीं आता? ध्रुव स्वामी को याद करते हैं तो प्रसाद याद आते हैं। तो कुल मिला के कुछ बड़ी बड़ी जो लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो का नाम आगे, चंद्र बरदाई आएंगे। तो कहने का मतलब मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने ज्यादा जोर दिया, और यही तो साहित्य है। और इनके बाद एडविन ग्रीप्स महोदय 1917 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा था। आपको पता होगा 1920 में फिर FEK ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ये आपको PDF फाइल के रूप में मिल जाएगी। तज़किरा-ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप इतना तक याद रखेंगे तो आपका काम चलेगा, क्योंकि अनंत कक्षाएं हैं। और अभी हम लोग पहले फोकस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ कवर हो जाए, उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लासेस में कुछ एडिशनल फैक्ट के रूप में और चीज़ें ले सकते हैं। और इसके बाद अगर शुक्ल जी के बाद मैं खुद के स्तर पर, और या कि अगर आप पढ़ना लिखना जब साहित्य चालू करेंगे, अगर सबसे सशक्त कोई आदमी आता है तो उस व्यक्ति का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथों की रचना की क्रमशः: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इन्होंने लिखा था। तो अब आप बताइए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कोई रचना आपको याद आ रही है? तो यही है कि हिंदी साहित्य और उद्भव का विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य शुक्ल के बाद परीक्षा के पेपर में अगर सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति की लाइन आपसे पूछी जाएगी तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। ठीक है, तो इनके ग्रंथ कौन से? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। इसको हम भुला नहीं सकते हैं। और इसके बाद अगला क्या आएगा जो आप याद रखेंगे? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, राम कुमार वर्मा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 639 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। चलिए, ये तो अपन अभी आगे चल के जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आचार्य राम कुमार वर्मा को तो हम पढ़ेंगे। अभी आप मूल रूप से इतना समझे कि उन्होंने 1938 में लिखा। और ये क्या है? नागरी मिसप्रिंट है। नागरी विचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में किया, जो कि आप जान ही रहे हैं। और अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया। ठीक है, और वो भाग मैं आपको आगे दे रहा हूं। जैसे प्रथम भाग का संपादन हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे ने किया। इसी तरीके से इसको आप एक बार देख जरूर सकते हैं। ठीक है, पहला भाग हो गया, फिर दूसरा भाग हो गया हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। अब इसमें याद रखने वाली चीज आपकी कौन कौन सी है? रीतिकाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके संपादक कौन है? नगेंद्र। ये आप याद कर सकते हैं। और एक उत्कर्ष काल काव्य, क्योंकि नगेंद्र में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्रम बहुत सारी परीक्षाओं में, लेकिन क्योंकि इसको हम रीतिकाल में भी नगेंद्र को पढ़ते हैं, और रीतिकाल के बाद हम नगेंद्र को उत्कर्ष काल के लिए भी जानेंगे।
ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए कि इस काल में विभाजन क्या किया गया है और इसका मूलतः रूप क्या है। एक बार इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और चलिए, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डॉक्टर निर्मला जैन, और इसकी भी हमें बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, आपको पता है, ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने, संपादित किया है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो मैंने पढ़ाया वो मैंने आपको इस रूप में कर दिया है। हिंदी साहित्य का अतीत, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये आपको याद ही रखनी है। ये वो लिस्ट है जो मैं आपको भेज दूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिनी चंद्र शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविंद, ये आप याद रखें या नहीं भी याद रखें चलेगा, लेकिन यहाँ तक आपका ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको कि मैंने एक जगह क्या कर दिया है, संकलित कर दिया है। तो इसको आप बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयार जरूर करके रखें। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा और आप इसको बना लेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आपको लिस्टिंग है जो आपको मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको बहुत रटने की इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं है, जो केवल आपको पढ़ना है और याद करना है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको आगे समझाता जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगी उनमें हम सीधे क्या करेंगे, काल विभाजन पर विशेष जोर देंगे कि काल विभाजन कैसे किया गया है और क्या होगा। ठीक है, तो इस कड़ी में हमारी आज की क्लास आप लोग बढ़िया से शेयर करते रहिए और मैं आप पे कमेंट देख लेता हूं कि क्या कमेंट हैं। देखिए, क्लासेस छोटी होंगी लेकिन आप क्लासेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लें और उसी के अनुसार चलें। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम ध्यान देंगे। अभी 2-4 मिनट और समझेंगे कि क्या कैसे चलेगा। ठीक है, आप लोग अपने प्रश्न, कोई दिक्कत हो तो सब कुछ ये इस तरीके से। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि वर्गीकरण इन्होंने किस रूप में किया है। आचार्य शुक्ल का वर्गीकरण जो है वो संवत में है, वो भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का वर्गीकरण हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि आज बता पाना एक क्लास में ये मुश्किल है, क्योंकि ये साहित्य की इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद हम अगली क्लास में बच्चन सिंह का पढ़ेंगे और इसके बाद नामकरण और किसने किस काल को क्या क्या कहा वो पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा अंत आ जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। आपने हमारी क्लास देखी, स्टडी 91 से जुड़े। मैं सुभाष मिश्रा एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए श्रृंखला के साथ, जहां से हमने छोड़ा है साहित्य के इतिहास को, हम उसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।